कहीं पे जाके कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में है। मोबाइल हमारे लिए एक पॉजिटिव वेपन भी है। 2022 में मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया यूपी पीसीएस का, जिसमें मैं सीसैट में बाहर हो गई। जब मार्कशीट मेरी आई तो मैंने देखा कि मेरे हिंदी में मार्क्स कम रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी स्टेज पे आप बाहर भी हो सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत डिसहार्टनिंग था जब मैं इंटरव्यू से बाहर हो गई थी 7 मार्क से। टिक मार्क कर लेती थी कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं उसके जो है उसको नोट कर लेती थी, मैं देखती थी क्यों नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्वाति मिश्रा मैम है, जिनका यूपीपीएससी 2024 में एसीसीटी की पोस्ट पर 49 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी जानेंगे, साथ में मीडियम और अटेम्प्ट्स वगैरह क्या रहा और किस तरीके से पीसीएस की तैयारी इन्होंने की, उसके बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेरे एक्सपीरियंसेस और जर्नी को शेयर करने के लिए। और सक्सेस और फेलियर जो है वो इस जर्नी का पार्ट रहा है। तो मैं चाहती थी आपके वीडियोस के माध्यम से मैं अगर अपकमिंग जो बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको कुछ अगर गाइडेंस दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका मीडियम और अटेम्प्ट्स क्या रहा पीसीएस के लिए? मेरा मीडियम इंग्लिश था, और मेरा अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, बट अगर मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से तो ये मेरा सेकंड मेंस और सेकंड इंटरव्यू था। इसके पहले भी आपने इंटरव्यू 23 वाला दिया था? जी जी जी। मैं 2023 में मेरा फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू, जिसमें मैं 7 मार्क से मैं बाहर हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी कमियों पे काम करते हुए जो है ये यहाँ 49 अच्छा, रैंक। आपको क्या लगा, मतलब क्या कमियां आपसे उस बार रह गई थी जिसकी वजह से मतलब आपको 7 नंबर से बाहर होना पड़ा, या क्या इम्प्रूवमेंट आपने इस बार किया था? किस सब्जेक्ट पे आपने कॉपी जो अगर आपने देखी होंगी तो कुछ पता चला होगा? जी, मैंने कॉपी तो नहीं देखी थी, मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय कि आरटीआई के माध्यम से मैं अपनी कॉपीज़ को भी देख सकती हूँ, ये मुझे बाद में पता चला। बट जब मार्कशीट मेरी आई, तो मैंने देखा कि मेरे हिंदी में मार्क्स कम रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे हिंदी टैकल करने में हालाँकि मैं जब मेंस अपीयर कर रही थी, तो मैंने हिंदी जब मैं लिख रही थी, तो मुझे आइडिया लग गया था कि कहीं न कहीं मैं इसमें मैं चूक हो गई है मुझसे उसमें। और एक और अगर फैक्टर कहूँ तो जीएस 6 में उस साल टफ मार्किंग रही है। सबके ही कम मार्क्स रहे हैं, तो मेरे अराउंड 70 मार्क्स थे। तो मुझे ये लगा कि जीएस 6 को मैं और मतलब बहुत अच्छे से जो है होलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकती हूँ। और हिंदी पे क्योंकि वो मेरी कमी रही है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी, तो मुझे उसको इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा स्कोप मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छे से मार्क्स, कम मेहनत करके अच्छे से मार्क्स इसमें जो है लिए जा सकते हैं। तो इन दोनों पे मैंने वर्क किया था। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? अच्छा, मेरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन रही है वो मेरे बनारस के डिस्ट्रिक्ट से रही है, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल से। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। देन मैंने मास्टर्स करे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। देन फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं चली गई थी। यूपीएससी में बहुत कुछ हासिल ना हो सके, पार्शियल सक्सेस पार्शियल फेलियर, तो फिर उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि यूपी पीसीएस क्यों नहीं देती हो, उसका सेम सिलेबस है। और फिर 2022 में मैंने प्रीलिम्स दिया यूपी पीसीएस का, जिसमें मैं सीसैट में बाहर हो गई थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा सेटबैक था। फिर जो है उसी तरीके से लगे रहने के बाद जो है 2023 में मैंने जब फर्स्ट मेंस लिखा, तो मतलब मुझे इंटरव्यू कॉल आई, तो मुझे लगा कि अच्छा कुछ हो सकता है, कुछ कुछ अच्छा इसमें स्कोप है। देन जो है 2024 में मैंने सिलेक्शन लिया है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी का जो सीसेट होता है वो ज्यादा कठिन होता है, पीसीएस का थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश और हिंदी का वेटेज रहता है। अगर आपने कर लिया तो मतलब हो जाता है। तो आपको क्या लगा, मतलब आपकी प्रोफेशन उस तरीके से हिंदी या फिर इंग्लिश की मतलब नहीं रहती क्या? हाँ, मैं मैथ्स मेरा बहुत कुछ अच्छा नहीं है, अगर मैं टू बी वेरी ट्रूथफुल। रीजनिंग मेरी सही थी, और जो है उसमें कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स थे। तो जो है मैंने गलती क्या करी थी, अच्छा मैं टफ और इजी को हटा के मैं अपनी गलतियों की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे ज़्यादा उसे समझ पाएंगे कि जो है हम साल भर ना जीएस के प्रोसेस में रहते हैं, तो फिर हम ये नहीं देखते कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर 66 आपको स्कोर करने हैं, जीएस में तो आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है।
जो है सीसैट को भी थोड़ा अगर रोज एक इग्नोर नहीं घंटे, कर हाँ, सकते उसको आप इग्नोर नहीं करिए, उसको इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक घंटे ही सही आप उसको ध्यान दीजिए। जैसे मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी तो मेरे हिंदी की वजह से जो है पैसेज तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, बट जो ग्रामेटिकल पोर्शन था हिंदी का वो मैं टैकल नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से जो है मैं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि 2026 या 27 के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो ये एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड जो है प्रिपरेशन होती है। आप जो है पहले तो सबसे पहले आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालो, उसको आप देखो कि वो किस तरीके से जो है सिलेबस ऑर्गेनाइज्ड है, उसको देख के बहुत आइडिया मिलेगा। देन आप पीवाईक्यू पे आप नेक्स्ट स्टेप आपका पीवाईक्यू होना चाहिए कि कैसे वो प्रीलिम्स में मेंस में वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद जब आप सबसे जब फेमिलियर हो जाओगे सिलेबस से पीवाईक्यू से, तो फिर आप मेंस की प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि पहले मेंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से आप प्रीलिम फोकस्ड हो सकते हो। बेसिक बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मुझे लगता है आप उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको ज़रूर रेफ़र करें, और ना केवल रेफ़र करें, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, सोर्स के पीछे मत भागिएगा। मार्केट में तमाम सोर्सेज हैं, बहुत सोर्सेज हैं, उसमें आप अपने नोट्स जो हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और स्टिक टू द सिलेबस। मुझे लगता है कि यही एक जो है मंत्रा है कि सिलेबस से स्टिक रहना है। बहुत कुछ है दुनिया में पढ़ने के लिए, हर चीज़ नहीं पढ़नी है, सिलेबस के थ्रू जो भी हो सकता है वो जो है अच्छा, पढ़ना है। जैसे मान लीजिए उन्होंने सिलेबस देखा, उसके बाद पीवाईक्यू देखा, क्या आपको लगता है कि कोचिंग की नीड है? मतलब करना चाहिए कोचिंग इनको आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी उपलब्ध हो गए हैं, अगर ऑफलाइन ना कर पाएँ तो ऑनलाइन भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए? मुझे लगता है एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आया हुआ है, और इस बार का अगर आप रिजल्ट देखें तो रूरल बैकग्राउंड से हाँ, बहुत सारे बहुत बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप घर से बेहतर मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। घर से बैठ के अगर आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, टेलीग्राम है और यूट्यूब है। अगर आप इसका एफिशिएंटली यूज़ प्रोडक्टिव वे में अगर ना सोशल मीडिया का यूज़ कर पा रहे हैं डिसिप्लिन वे में, तो मुझे लगता है कि कहीं पे जाके कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में है, मोबाइल हमारे लिए एक पॉजिटिव वेपन भी है। लेकिन हाँ, अगर उसका गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो नेगेटिव भी है। तो उसका एक प्रोडक्टिव यूज़ करते हुए मोबाइल का, लैपटॉप्स का आप जो है सिलेक्शन लेना, मुझे लगता है कि कोचिंग आसान है। जॉइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करना बिल्कुल, चाहें। बिल्कुल, कोचिंग ऑनलाइन जॉइन कर सकते हैं। गाइडेंस तो मुझे लगता है कि कहीं से भी मिले आपको, दोस्तों से मिले, कोचिंग से मिले, टीचर से मिले। हमारे मतलब मेरे भी जर्नी में टीचर्स का बहुत रोल रहा है, और वो कोचिंग के ही थ्रू है। जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने ली हुई थी, कोचिंग के ही थ्रू ली हुई थी, तो वहाँ जाके मैं लिखती थी। ध्येय का मैंने लिखा था, ध्येय आईएएस की मैंने ली हुई थी। तो फिर जो है मुझे लगता है कि कोचिंग्स का भी इक्वल रोल है। आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो कोचिंग की थी कि नहीं? मैंने ऑप्शनल के लिए करी है, यूपीएससी के लिए मैंने ऑप्शनल के लिए जो है कोचिंग ली थी। ऑप्शनल तो अब यहाँ है नहीं। जी, अब यहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोचिंग अगर गाइडेंस आपको अच्छा प्रोवाइड कर रही है तो आप जा सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, आप बिल्कुल जा अब सकते बात हैं। करें सबसे पहला जो स्टेज होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे रही और आपको क्या लगता है किस तरीके से छात्रों को प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि आपने एग्जाम दिया होगा लेकिन आपको लगा होगा कि कुछ गलतियां आपने भी की थी, उससे सीख कर बताएं कि मतलब क्या चीजें करना चाहिए, किस तरीके की रणनीति उनकी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सिलेबस निकाल के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज के लिए आप मतलब बहुत थॉरोली आपको एक बहुत सारी बुक्स आती हैं पीवाईक्यूज की, आपको एक अच्छी जो कि एरर फ्री हो उसको आप पकड़ लीजिए। और जो हमारा जो कोर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इनका एनसीईआरटी या जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका आप मल्टीपल रिवीजन करिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारा जो है फैक्ट बेस्ड है। ऑल्सो मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ, 2022 मेरा पहला अटेम्प्ट था, फिर 23 मैंने दिया, 24 तो, और 25 भी मेरा क्लियर था, जिसका मेंस अभी मैंने दिया। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स जो है इवॉल्व कर रहा है, डायनामिक हो रहा है। मतलब हर साल मुझे लगता है 5% वो शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा फैक्ट से अब थोड़ा सा हट भी रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करिए। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल जो भी हमारे अफेयर्स हैं उनके जो न्यूज़पेपर से आप कनेक्टेड रहिए, और छोटे छोटे नोट्स जो है, बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने, छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाने जिनको आप मल्टीपल टाइम एग्जाम से 15 दिन पहले आप कई बार उनको रिवाइज कर पाएँ, और पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है।
बस पीवाईक्यू यही। में क्या चीजें करना चाहिए, किस तरीके की प्रिपरेशन पीवाईक्यू की होनी चाहिए? पीवाईक्यू का मैंने ऐसे करा था कि फर्स्ट टाइम तो आप देखते हो कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, उसके बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जो आप मिस्टेक जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं ना जो आपको नहीं आ रहे, मैं उनको वहीं पे टिक मार्क कर लेती थी कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं उसके जो है उसको नोट कर लेती थी, मैं देखती थी क्यों नहीं आ रहा मुझे, या ये कॉन्सेप्ट मेरा अगर क्लियर नहीं है तो मैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती थी। तो जो है ऐसे करना है कि जो आप सॉल्व कर पा रहे हैं उनको तो रिवाइज करना ही है, बट जो आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह, तो वो आपको जो है मल्टीपल टाइम्स वो जो है टेस्ट वगैरह भी अगर आप दे पाएं तो उसके थ्रू प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, पीवाईक्यू आप ईयर वाइज लगाती थी या फिर सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करती थी? मैंने सब्जेक्ट वाइज करे हैं। घटना चक्र करती थी। घटना चक्र हो गए, वाईसीटी की भी आती है, हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स, तो मैं ऐसा ही करती थी, जैसे आज मैंने हिस्ट्री पढ़े तो फिर, या मान लीजिए मेरा स्केड्यूल है कि मैं एक हफ्ते में हिस्ट्री मुझे खत्म करना है, मैंने हिस्ट्री के रिवीजन किए, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लेके बैठ रही हूँ, और भी टेस्ट के थ्रू भी अगर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मुझे डिफरेंट वेराइटीज के मिल रहे हैं तो मैंने उनको भी कवर करा, फिर मैं देखती थी कि मुझे कौन से नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी। अच्छा, फिल्म्स के आपने टेस्ट लगाए थे, और क्या आपको लगता है टेस्ट के कितने फायदे मिलते हैं अगर हम रियल एग्जाम में जब बैठते हैं तो? मैंने बहुत टेस्ट तो नहीं लगाए हैं, मैंने अगर मैं सही कहूँ तो मैं पीवाईक्यूज पे ही स्टिक रहती थी, बट कुछ कुछ मुझे अगर कहीं से टेलीग्राम पे अगर मिल जाते तो मैं एक बार देख लेती थी कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है क्या। तो हालांकि मुझे लगता है कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं वो करना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 15 दिन पहले भी आप क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं तो तो रिवीजन का हाँ टाइम वो रिवीजन का टाइम है, तो ऐसा नहीं कि भागते रहना है, अपने टाइम का सही उपयोग करते हुए और अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हुए वो चीज जो है लास्ट का 15-20 दिन सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए, उसमें नई चीजें आपको बिल्कुल, अब जैसी तैयारी है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उतने में हो जाएगा। बाकी इसमें करंट अफेयर का पार्ट होता है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर के लिए क्या आपने किया? करंट अफेयर्स के मैंने एक दो सोर्सेज रखे थे, जैसे एक एक हमारा बेसिक सोर्स हो गया, वो उसको तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, फिर मैं दूसरे सोर्स से देखती थी कि हम कौन से करंट अफेयर्स मुझसे मिस हो गए हैं, तो मैं उनको सब्स्टिट्यूट करती थी। मैगजीन कोई पढ़ती थी? मैंने मंथली नहीं, मंथली मैगजीन तो नहीं पढ़ी, एग्जाम से पहले एक हाँ जो आई दृष्टि आती है, लेकिन हाँ मैं साल भर न्यूज़पेपर मैंने बहुत थॉरली, तो मैं मतलब टच में रहती थी कि क्या नेशनल इंटरनेशनल हुआ, न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट अगर इवेंट्स हुए तो मैं नोट डाउन कर लेती थी। अच्छा, सीसेट के लिए आपने, अब जैसे आपने बताया कि 2022 में आपका सीसेट नहीं निकला था, उसके बाद सीसेट के लिए क्या चीज किया था? मतलब आपने मैथ और रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग किया, या फिर संप्रेषण वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे किया, उसके बाद हिंदी इंग्लिश कैसे इंप्रूवमेंट किया कि मतलब 24 और 25 का आपका सीसेट अच्छे से निकल गया? ऐसा हुआ था कि मैथ्स तो मुझे टच नहीं करना था, तो मैंने मैथ्स को तो टोटली इग्नोर करा था। कम्युनिकेशन मैंने सोचा कम्युनिकेशन मैं कर सकती हूँ, और जो है मैं रीजनिंग मेरी सही थी और इंग्लिश मेरी सही थी। कैसे इम्प्रूव किया आपने? मैंने पहले 2022 में देखा मेरे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हुए हैं, मैंने जब वो होती है ना जो OMR शीट होती है, तो मैंने उससे देखा कि हिंदी जो है मेरा वर्स्ट केस है। ऑल्सो मेरा 2023 में हिंदी में मतलब मेरे जो है मार्क्स भी कम रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि हिंदी अगर मैं ढंग से प्रिपेयर करूं तो सीसैट भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा तो फिर मैंने ये किया है कि हिंदी पे मैंने वर्क की, उसके ग्रामर पोर्शन पे, और जो है कम्युनिकेशन के मैंने पीवाईक्यूज लगाए। तो मेरा टारगेट ये होता था कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो एटलीस्ट मेरे कम्युनिकेशन के या हिंदी के भी ग्रामर के या इंग्लिश में भी अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वो एटलीस्ट गलत ना हो। बुक वगैरह भी पढ़ी थी इसके लिए कोई? नहीं, मैंने बुक नहीं पढ़ी, बस पीवाईक्यू की शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, हाँ पीवाईक्यू की सीसैट की मैंने बस वो लगाई थी, और तो मैंने नहीं करा कुछ। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में जो पहला पेपर होता है हिंदी का, आपने पहली बार एग्जाम दिया था, 60 के आसपास आपके नंबर बने थे, उसके बाद कैसे आपने इम्प्रूव किया, मतलब क्या सोर्स आपका रहा है हिंदी के लिए? मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हुई होगी, अभी तो मार्कशीट आने बाकी है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ अच्छे मार्क्स होने चाहिए उसमें। मैंने ग्रामर जो है बहुत ढंग से, जैसे मेरी 2023 वाले मेरे अटेम्प्ट में मेंस के मेरी ये दिक्कत रही थी कि मैंने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने राइटिंग, मुझे लग रहा था कि मैं शायद हिंदी उतने अच्छे से लिख नहीं पाऊंगी, तो मैं सिर्फ लिखती रहती थी, बट वो मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, क्योंकि बाकी बच्चे ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने इस पर 70 के आसपास, हाँ बिल्कुल, वो अगर आप करेक्ट कर मतलब अच्छे से कर पाओ तो वो 70 में से एटलीस्ट 50-55 तो आपके हाथ में है। तो मैंने ये देखा कि 2023 में मेरे ग्रामर में बहुत मतलब कम नंबर रहे होंगे, तो मैंने बहुत अच्छे से इस बार मल्टीपल रिवीजन किया ग्रामर का, और जो है एक बुक आती PN पांडे करके,
तो मैंने उसको रेफ़र करा और मल्टीपल रिवीजन्स मैंने वहीं से ग्रामर पोर्शन के, जैसे मुहावरे हो गए हमारे, और जो क्या नाम है, अनेकार्थी शब्द वगैरह जो हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, तो वो सब जो है मैंने मल्टीपल रिवीजन किए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा 2024 के मेंस में पुराने मुहावरे उन्होंने काफ़ी पूछे थे। तो जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है इनसाइट्स हमारे लिए। 25 में तो मुहावरे अलग आ गए थे नए। हाँ, 25 के मुहावरे अलग आए, मैंने अपीयर तो किया है, 3-4 तो मुझे आ ही नहीं रहे थे, मैंने बहुत बहुत सारे लोग को नहीं आ रहे थे, मैं हाँ, एक्चुअली मैं तो इंग्लिश मीडियम की हूँ, तो मुझे लग रहा था मुझे और नहीं आ रहे, बट तो 3-4 तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, लेकिन लिखे तो हैं, मैंने छोड़ के तो मैं कुछ भी नहीं आई, बट देखते हैं क्या अच्छा, होता है। पत्र वाला कैसे पार्ट आपने तैयार किया, पत्र लिखन वाला जो? जी, पत्र लेखन के लिए एकदम पतली सी बुक आती है एस कुमार की। अच्छा। वो मैंने वहीं से, पहले तो मैंने जो उसमें जो हमारी परफॉर्मा है, मतलब लेटर का जो एक आउटलाइन होता है, वो मैंने बहुत अच्छे से उसको मैंने वहाँ से जो है अच्छे से प्रिपेयर किया। वहीं पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे, तो मैंने वहाँ से जो है एग्जाम्पल्स वगैरह निकाल लिए थे, उसी को मैं मल्टीपल टाइम, मैंने हिंदी के टेस्ट भी इस बार काफ़ी 2024 में मैंने कुछ नहीं तो हिंदी के 8 टेस्ट जो है मैंने सोचा जितने स्कोर इम्प्रूव हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे हाथ में तो मेहनत ही करना है, बाकी जो भी है वो तो भगवान की देन है। तो मैंने इस बार वो करा था। अच्छा, निबंध का दूसरा पेपर होता है, निबंध के लिए क्या किया था? निबंध मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस में थोड़ा सा स्टैटिक है, इन अ सेंस कि अगर आपका जीएस का अच्छे से सिलेबस तैयार है तो आप निबंध में मुझे लगता है आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा मैंने ये किया था, जैसे मैंने एनेक्डोट्स वगैरह अच्छे से तैयार करे थे, और कोट्स किसी गांधी जी की या अंबेडकर जी की कोई बहुत अच्छी कोटेशंस हैं, तो वो मैंने जो है सेक्शन वाइज मैंने उनको लिख लिया था। वो वैल्यू एडिशन करता है, एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को, कि सिर्फ स्टैटिक नहीं लिख रहे हैं, ये सब भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये मैंने एक अलग से पेज में करा। कितने कोटेशंस का आप यूज कर देते? मैम ओवरडू तो मैंने नहीं किया, देखिए सबकी ऐसे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती बिल्कुल। है, बहुत लोग 2-3 लिखते हैं। मैं पूरे ऐसे में अगर मैं कहूँ तो मैं 3 जो है 8 पेज का अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो 3 से 4, बहुत 4 मेरा मैक्सिमम जा रहा है, वैसे मैं 3 में जो है बीच में कुछ डाला, एंडिंग में डाला, और कहीं पे एक और डाल दिया, 3 कोटेशन जो है वो कर दिया। जीएस की आपकी रणनीति क्या रही थी? जीएस की आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, और जीएस 1 से लेके पेपर 6 तक? जीएस 1 की अगर मैं बात करूँ तो जो है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जो है सोसाइटी है, तो बहुत कुछ तो स्टैटिक है जीएस 1 में, बट बहुत कुछ करंट से भी हम लिंक कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी जो है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का टॉपिक है, या फिर जो है डिवोर्स केसेस बहुत इंडिया में जो है राइज कर रहे हैं, तो ये सब करंट के भी टॉपिक है। तो मैं ये मतलब हर पेपर को मैंने यही कोशिश की है कि अगर मैं करंट से जितना लिंक कर पाऊँ वो मैं ट्राई करती थी। बाकी हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं बेसिकली, जैसे सोसाइटी में मैंने विजन आईएएस की कुछ जो है मटेरियल्स रेफर किए थे। आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया का जो है बुक रेफर करी थी। तो जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको लेके, वो तो हमारे बेसिक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बट जो है उसको थोड़ा सा अगर डायनामिक हम बनाना चाहें तो उसको करंट से रिलेट कर देंगे। तो ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी रेफर करी थी, और कुछ कोचिंग के नोट्स थे। उसको जो है कुछ करंट से, मतलब कंक्लूजन इंट्रोडक्शन मैंने ट्राई किया कि कुछ करंट से लिंक हो जाए, तो ऐसे करके मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर करके उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। जीएस 2 का भी ऐसे ही था मेरा, जीएस 2 भी काफ़ी डायनामिक, पॉलिटी तो स्टैटिक है, बट आईआर हमारा जो है वो डायनामिक है। तो वो भी मैं करंट अफेयर की जो मैगजीन आती थी मैं उससे जो है कवर कर रही थी, विजन की, विजन मेंस 365। आईआर की मैंने बुक नहीं रेफर की है। पॉलिटी में मैंने एम लक्ष्मीकांत जो है वो रेफर करी थी, और ऑनलाइन वेबसाइट्स का मैंने बहुत यूज़ किया है। जितने भी करंट, अब जैसे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी हो गई, या फिर जो है कंटेम्प्ट है कोर्ट का, ये सारे टॉपिक्स मैंने वेबसाइट से बहुत, दृष्टि की या और भी कोचिंग्स की जो वेबसाइट्स हैं उससे मैंने बहुत कवर करे हैं। बाकी बेसिक जो हमारा, मैंने एक ही बुक रखी थी, एम लक्ष्मीकांत। जीएस 3 हमारा बहुत डायनेमिक है, वो करंट बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल से आप कनेक्टेड रहेंगे वहाँ पे उतना एज है। बजट हो गए यूनियन के या हमारे स्टेट के भी, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या नाम है, एक्सट्रैक्ट करती रहती थी मैं, डेटाज वगैरह, मैंने बहुत डेटा वगैरह, और एग्जाम्पल्स के, करंट के जितने एग्जाम्पल्स हो गए, तो वो बेसिक सिलेबस को स्टिक करते हुए जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही थी उसको मैंने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा था नोट्स में अपने। तो अगर साइंस एंड टेक का, तो साइंस एंड टेक पूरा करंट बेस्ड है, तो वो तो करंट अफेयर की मैगजीन से ही मैंने कवर करा था। इकोनॉमिक्स की मैंने रमेश सिंह रेफर की थी,
और वो भी जो करंट में जो भी चल रही हैं चीज़ें उनसे सब्स्टिट्यूट करा था उसको। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का बहुत छोटा-सा टॉपिक है, तो वो हमारा इसे जो है शंकर आईएएस की जो हमारी बुक आती है मैंने उससे कर लिया था। और फिर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने बहुत मेरे स्कैटर्ड सोर्सेज रहे हैं, वो मैंने कई जगह से कलेक्ट करके वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक मैंने बुक नहीं रेफ़र की। सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक था, तो सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स को भी जो है मैंने विजन की जो है जो हमारी मैगज़ीन जो हमारी सोर्सेज आते हैं उससे मैंने कवर कर लिया था। और अब जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म एक टॉपिक है, वह नक्सलिज़्म वगैरह, तो वो सब जो हमारे गवर्नमेंट का जो है टारगेट है कि 2026 मार्च तक हमें नक्सलिज्म को जो है ख़त्म कर देना है, तो जो है जितनी न्यूज़ेज़ आती थी वो मैं सब्स्टिट्यूट करती जाती थी, ऐसा हुआ था। एथिक्स में ऐसा था कि एथिक्स में एक डी कोड एथिक्स करके बुक आती है, वो किसी यूपीएससी टॉपर ने ही वो बुक जो है लिखी हुई है। मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर से निकाल पाई थी मैंने वो निकाले थे। उसके बाद पेपर 5 और 6 आपने 2023 में भी दिया था और उसके बाद 2024 में दिया, तो कैसा रहा पेपर 5 और 6 का? आपका 6 में तो मार्क्स कम मिले थे आपके 2023 वाले पेपर में, और क्या सोर्स आपने इम्प्रूव मतलब पहले पढ़ा था या फिर आपने क्या बदला 2024 के लिए? क्या सोर्स आपका रहा था पेपर 5-6 के लिए? पेपर 5 और 6 अच्छा, जब मैं 2023 का अटेम्प्ट दे रही थी तो उसके जस्ट 2-4 महीने पहले ही सिलेबस हमारा चेंज हुआ था और पेपर 5 और 6 इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पे बहुत सोर्सेज नहीं थे और मैंने उस टाइम पे सब कुछ नेट से ही इंटरनेट से ही बनाया था। मैंने कोई बुक नहीं रेफर की किसी भी तरीके की। जो मेरा सिलेबस था वही मेरे इनसाइट्स था, मैं सर्च कर करके मैंने जो है सारे अपने नोट्स बनाए। फिर मैंने देखा कि 2023 में जब मार्कशीट आई मेरी, तो मैंने देखा कि जो है पेपर 5 में तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, बट पेपर 6 में उसने जो है हालांकि सारे ही बच्चों के कम रहे, मेरे भी कुछ अराउंड 70 मार्क्स उन्होंने दिए। तो मुझे लगा कि यार इसमें बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो मैंने उस पर काम करते हुए 2024 में भी मैंने कोई बुक नहीं रेफर की, लेकिन गवर्नमेंट साइट से मैंने सारे नोट्स बनाए। मैंने चैट जीपीटी का बहुत जो है रिगोरस यूज़ किया है, बहुत अच्छे से मैंने चैट जीपीटी मतलब मैंने सारे नोट्स फिर से बनाए और जो है चैट जीपीटी के ही थ्रू बनाए, और गवर्नमेंट सोर्सेज गवर्नमेंट जितने डेटाज थे जितनी वेबसाइट्स थी मैंने उनके थ्रू अपने सारे अब मतलब जो है नोट्स प्रिपेयर करके उनको बनाए। होपफुली मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, देखते हैं मार्कशीट आती है तो क्या होता है। अच्छा, मेंस के लिए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो उनके लिए आपने मेंस के लिए क्या सोर्स करंट अफेयर का रखा था? करंट अफेयर्स का मेरे बेसिक सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम मैं न्यूज़पेपर से बहुत टच में रही हूँ तो वो चीज़ एक रही है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं एग्ज़ाम की जस्ट पहले की बात करूँ, जो 3 महीने हमारे प्रीलिम्स के बाद जो हमें जो है क्रिटिकल हमारे जो टाइम होते हैं, उस टाइम पे मैंने विजन की और दृष्टि की वेबसाइट्स, ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से जो है यूज़ किया। और बाकी न्यूज़पेपर से जो मेरे एडिटोरियल वगैरह मैं बहुत पढ़ती थी, तो एडिटोरियल से जो मेरे अगर कुछ नोट्स बने हुए हैं तो मैं उनको रेफर करती हूँ। 365 आप किस चीज के लिए बता रही थी यूज करें? पीटी 365 तो जो है वो प्रीलिम्स के टाइम के लिए है, वो मेंस 365 आती है मेन से पहले, जैसे वो यूपीएससी मेंस के पहले आती है बेसिकली वो। जी, वो मैंने पढ़ी है जो एग्जाम के है कितना दिन पहले आती है वो? एक्चुअली वो आती तो मेन यूपीएससी वालों के लिए है, लेकिन जो है उसी को मैं यूपी पीसीएस में यूज कर लेती हूँ। मतलब जनरली ऐसा होता है कि यूपीएससी का मेंस और यूपी पीसीएस का मेंस अराउंड अबाउट सिमिलर टाइम पे लगभग होता है, 1-2 महीने का डिफरेंस होता है, तो वो उनके लिए आती है, उसी टाइम पे मैं जो यूज कर लेती हूँ उनको। लास्ट में कोई सजेशन या सुझाव रहेगा जो छात्र तैयारी करें उनके लिए? सजेशन मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, हर बच्चे की जर्नी और उसके स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मेरे भी बहुत डिफरेंट रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी जो है बना के रखिए, थोड़ी भी आपको लग रहा है कि चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के और आप अपनी गलतियों को सुधार के नहीं आगे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम बीट करना। उस चीज़ को मतलब कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ और कहीं पे भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो उसको आप लेके चलिए। दूसरा सेल्फ बिलीफ, और तीसरा आप बहुत ही कंज्यूमिंग और एक ये लेंदी प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी स्टेज पे आप बाहर भी हो सकते हैं, मैं भी हुई हूँ। तो मुझे लगता है एक मेंटल स्ट्रेंथ बना के चलना, कोई चीज़ आपको अगर पॉजिटिव होप दे पा रही है, पॉजिटिव आप रह के चल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको जो है बहुत बच्चे को हेल्प करेगा। एक चीज और हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपने 2022 में जब एग्जाम दिया था
तो प्रीलिम्स से बाहर हो गई थी। 23 में आपने दिया तो मेंस के लास्ट मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू से में। मतलब लास्ट हिस्से से आप बाहर हुई। तो कैसे मतलब वही आपने जैसे बताया मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज है, 3 स्टेज में से आप कभी भी बाहर हो सकते हैं। तो जब आपने लास्ट स्टेज से आप बाहर हुई 2023 में, मतलब उस समय क्या फीलिंग्स थी, कैसे आपने अपने आप को मतलब बैक किया, नहीं अभी आगे के लिए जो है प्रिपेयर करना है, सिलेक्शन लेना है यहाँ? वही मैं कह रही हूँ, जैसे अब मुझ किसी भी स्टेज पे आप प्रीलिम्स पे भी बाहर हो सकते हो, मेन से भी हो सकते हो, इंटरव्यू से भी हो सकते हो। मेरे लिए तो बहुत डिसहार्टनिंग था जब मैं इंटरव्यू से बाहर हो गई थी 7 मार्क्स से। लेकिन वहीं पे आप ना ये भी देखो कि आप यहाँ तक आए हो, आप कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हो, कोई चीज तो है जो आपको यहाँ तक लेके आ रही है। तो उस चीज को ना ट्रस्ट करते हुए आप पहले देखो कि आपकी कमी कहाँ रह गई। अगर वो आप इग्नोर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे, क्योंकि वो तो गलतियां सुधार रहे हैं अपनी और हम नहीं सुधार रहे। तो जो है, जब मेरा 2023 में मैं इंटरव्यू से मैं बाहर हुई तो मैं मार्कशीट का मैंने वेट किया और मैंने देखा कि हाँ, मतलब मेरी कमियां यहाँ हैं भाई। मैं हिंदी में नहीं परफॉर्म कर पाई हूँ, GS 6 में टफ मार्किंग हुई है, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने का ट्राई किया। और देखिए, मेरी भी जर्नी लंबी रही है तो लेकिन मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, कहीं ना कहीं मेहनत सफल हुई है। और मैं अभी आगे भी रैंक इम्प्रूवमेंट का ट्राई जो है कर रही हूँ। तो अभी फिर से मैं देखूंगी कि मैंने इस बार कहाँ पे चूक रह गई है। तो मार्कशीट आएगी तो पता लगेगा। तो फिर बस यही मैं सजेशन दूंगी कि हमारे हाथ में कर्म करना, कर्म बहुत अच्छे से करिएगा और बाकी सब तो भगवान के ऊपर है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को, नॉट इन ओनली इन दिस फील्ड बट डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी जो भी जिस फील्ड में बन रहा है, यही चीजें हैं जो हेल्प करके और सस्टेन करा पाएंगे उसको। ठीक है मैम, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है मौका दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।